आपके आने वाले एनडीए एग्जाम के लिए एमकेसी की तरफ से एक ज़बरदस्त मैथ्स के मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपके एनडीए एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये जो क्वेश्चंस हैं एक आपके पास पाथ प्रोवाइड करेंगे जो एनडीए एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस का अप्रोचिंग कैसे करना है, कंसेप्ट कैसे लगाना है, ये सभी क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये कैसे क्वेश्चंस आए हैं सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन देखेंगे कि क्या है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं और इसी क्वेश्चंस की कंसेप्ट हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस में अप्लाई किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो आप मॉडल पेपर आपके पास हाजिर है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है कि लेट एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड अ रिलेशन आर ऑन एस एज ए आर बी इफ ए बी ग्रेटर और इक्वल देन 0 वेयर ए बी क्या है, बिलोंग्स टू सेट एस देन आर इज। आर बेटा एक रिलेशन को पूछ रहा है कि रिलेशन किस टाइप का बनेगा। यहाँ पे लिख रहे हैं हिंदी में क्या दिया हुआ है, माना एस पूर्णांकों के एक समुच्चय को निरूपित करता है। एक संबंध आर एस पर परिभाषित है इस प्रकार की ए आर बी यदि ए बी ग्रेटर और इक्वल देन 0 है जहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट एस। तो रिलेशन आर किस टाइप का रिलेशन होगा। सबसे पहले बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास रिलेशन होता है वो कौन कौन से रिलेशन होते हैं, कौन कौन से रिलेशन को हमें चेक करने रहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। जैसे अपन को बात करेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन ये होता है कि अगर हमारे पास सेम एलिमेंट्स, जैसे अगर हमारे पास आर है तो सेम एलिमेंट्स हमारा क्या होना चाहिए, इसमें लाई करना चाहिए। ठीक है ना, यानी ए बी, तो ये दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, ए और ए होना चाहिए। अब यहाँ पे जरा देख सकते हो कि जो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें, ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास कौन सा रिलेशन दिया हुआ है बेटा, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो आप दो नंबर लिया जाए, चाहे दो नंबर पॉजिटिव हो, चाहे दो नंबर नेगेटिव हो, चाहे नंबर 0 है। और एस कैसा है बेटा, एस हमारे पास यहाँ पे दिया है ऑल इंटीजर्स। तो कोई भी इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव 0 अगर रखा जाएगा तो ये रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब आपके पास रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। कोई भी रिलेशन सेटिस्फाइड करने से क्या मिलेगा, रिफ्लेक्सिव मिलेगा। अब आते हैं कि रिफ्लेक्सिव हमारा सेटिस्फाइड किया, अगला आते हैं सेकंड हमारा कौन सा पॉइंट चेक करना है बेटा कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो यहाँ पे जरा देखो आप सिमेट्रिक केस आप कैसे चेक करते हो कि अगर हमारे पास ए कॉमा बी रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन को सेटिस्फाइड करने होंगे, तभी ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, सममित रिलेशन होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हमारे पास ए बी ग्रेटर और इक्वल देन 0 दिया हुआ है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो कि कैसा होगा, 1 कॉमा 0 ही ले लेते हैं। तो 0 कॉमा देखो आप ये वैल्यू क्या होगा बेटा, ग्रेटर और इक्वल देन 0। अगर यहाँ रख के देख सकते हो कि ए बी में सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, ए बी कैसा है, ग्रेटर और इक्वल देन 0। तो ये सेटिस्फाइड करेगा तो इसका उल्टा भी वैल्यू 0 कॉमा 1 भी सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी हमारे पास सिमेट्रिक भी है। अगला हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए भी बेटा क्या होना चाहिए, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी कॉमा सी, बेटा यहाँ पे अगर बी कॉमा सी जो है वो बिलोंग्स टू आर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको ए कॉमा सी भी रिलेशन को सेटिस्फाइड होने चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक हमने पॉइंट ये ले लेते हैं कि जैसे मान लो ये वाला दिया हुआ है कि -1 कॉमा 0, ये अगर आप देख सकते हो कि रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि 0 कॉमा 1 ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, लेकिन क्या -1 कॉमा 1 ये आर को बिलोंग करेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब ये है कि ये ए बी ग्रेटर और इक्वल देन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री तो है बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो आंसर कौन सा सही है बेटा, बी वाला आंसर हमारा कौन सा इसमें सही है, बी आंसर इज अ राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां हैं, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स एक्स एंड वाई, नेवी, एसएसआर एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं।
बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कलसी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। 3 पॉजिटिव रियल नंबर ए, बी एंड सी तीनों क्या है? पॉजिटिव है। आर इन एपी किस में है बेटा? एपी में है। ए बी सी किस में है? ए बी सी का मान 4 है, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, बी का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ए बी सी किस में है बेटा? एपी में है। तो एपी में है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2b बराबर a प्लस सी। यहाँ तक तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होने चाहिए। दूसरा कंडीशन आते हैं कि ये वाला वैल्यू हमें चेक करना है कि ये वैल्यू कैसा होगा। अब हम लोग देखो अब कि ए बी सी क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर है। इसका मतलब ये है कि इनका जो एम होगा, एम क्या होता है बेटा? ग्रेटर और इक्वल देन जीएम। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ए और सी का एम निकालें तो ये वाला भाग आपके पास आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास क्या आ रहा है? ए प्लस सी ग्रेटर और इक्वल देन 2√AC। यहाँ सब तक हम लोग आ गए। इनका स्क्वायर करते हैं या AC का मान यहाँ से रख सकते हैं, कितना होगा बेटा? 2b। तो यहाँ 2b ग्रेटर और इक्वल देन कितना हो गया? 2√AC। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 2 से 2 काट सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग करें तो b स्क्वायर किससे बड़ा हो जाएगा बेटा? AC से बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखो b स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल देन AC हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड अगर हम b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा बेटा? BQ ग्रेटर और इक्वल देन ABC, और ABC का मान कितना दिया है? 4 दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि BQ का मान ग्रेटर और इक्वल देन 4 हो गया। तो B का मान क्या होगा बेटा? ग्रेटर और इक्वल देन 2 का पावर, यहाँ पे देख सकते हो उधर पावर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2/3। ये कितना हो जाएगा? 2/3। तो आंसर हमारा कौन सा राइट है? आंसर ये वाला सही है कि B का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? कि 2 के पावर 2/3। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आउट ऑफ 6 बॉय एंड 4 गर्ल्स a group of 7 is to be formed. How many way can this be done if the group is to be having majority of boy? मतलब हमें ये क्वेश्चंस जनरली किस चैप्टर से रिलेटेड है? तो ये चैप्टर से है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। यानी हमें 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स में से 7 लोगों का एक समूह बनाना है, या कितनी विधि से बनाया जा सकता है जब लड़के की संख्या क्या हो बेटा? अधिकतम हो। तो यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी हम लोग कैसे कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ये 6 बॉय है और ये है 4 गर्ल्स है। अब इनसे मिला के हमें कितने बनाने हैं? 7 बनाने, ठीक है ना। 7 बनाने हैं, लेकिन हमें कंडीशन क्या रखना है कि मेजोरिटी ऑफ बॉय रखना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाएंगे? एक गर्ल्स ले लिए, ठीक ना, और यहाँ पे 6 बॉय हो सकते हैं, 2 गर्ल्स, 5 बॉय हो सकते हैं, 3 गर्ल्स, आपके पास 4 बॉय हो सकते हैं, या 4 गर्ल्स और 4 गर्ल्स। इसका मतलब बॉय कितने हो जाएंगे बेटा? हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 6 बॉय थे और यहाँ पे गर्ल्स कितने हैं? 4 गर्ल्स है। तो ये गर्ल्स हो गए। टोटल हमें कितने बनाने हैं? 7 बनाने हैं। तो हमने पॉसिबिलिटी ये रखना है कि मेजोरिटी हमें क्या होना चाहिए? मेजोरिटी यहाँ पे हमें बॉयज का होना चाहिए। तो 1 गर्ल्स और 1 गर्ल्स और क्या होना चाहिए? 6 बॉय होना चाहिए, तभी आपके पास 7 आएगा। 2 गर्ल्स 5 बॉयज होना चाहिए, 3 गर्ल्स
4 बॉयज़ होना चाहिए और 4 गर्ल्स 3 बॉयज़ होने चाहिए। ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी आ रही है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमें कंडीशन पता चल जाएगी हमें कैसा आ रहा है। एक तो हमारे पास ये है कि ये चारों को सम करके निकाल सकते हैं, या दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हम लोग ये मान के चले कि टोटल हमारे पास कितने हैं, सभी के सभी अगर हम लोग बात किया जाए तो क्या हमें छूट रहा है टर्म, यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, ये हो जाएगा आपके पास 6C6, ठीक ना, 6 में से ये 6 ले लिए और यहाँ से ले लिए 4C1, तो 7 हो गया बेटा। इसका क्या ले सकते हो, ये हो जाएगा आपके पास 4C2 है ना, इनटू क्या हो गया 6C5 हो गया। इसका आप ले सकते हो 4C3, ये हो जाएगा आपके पास 6C4, ये आपके पास कितना वैल्यू हो जाएगा 4C4 इंटू ये वैल्यू कितना हो जाएगा 6C3। अब यहाँ पे देखो आप, ये वैल्यू कितना हो गया बेटा 1 इंटू 4, पहले वाला, दूसरे वाला टर्म कितना हो जाएगा प्लस कर लेते हैं 4, ये 6 आ जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा 6 आ गया, ठीक ना, प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पे देखते हैं 6C4, ये वैल्यू कितना होगा 15 हो जाएगा। 6C4 कितना होता है बेटा 15 के बराबर, ये हो गया आपके पास 1 और इंटू कितना हो जाएगा 6C3, तो 6C3 देखो यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू ये वैल्यू आपके पास 20 हो जाएगा, अपन नीचे 6 कर सकते हैं, तो ये 20 हो रहा है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वैल्यू 4 हो गया, ये बेटा 36 हो गया, ये कितना हो गया 60 और ये कितना हो गया 20। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितने हो गए आपके पास 40 और 20 60 कितने हो गए बेटा 120। तो यहाँ से हमारे पास आंसर कौन सा जनरेट हो रहा है कि 120 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो सकता है इस क्वेश्चन का। तो ये अपन टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हो गया 120, आंसर कौन सा है ए। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है वो जनरली हमारे पास ये निकालना है कि जो हमारे पास बाइनोमियल कंडीशन दिया हुआ है इसके थ्रू इंडिपेंडेंट टर्म्स ऑफ एक्स कौन सा है, यही हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो आप, इंडिपेंडेंट टर्म हमें पता नहीं है कि कौन सा है, तो हम लोग जनरल टर्म ले लेते हैं TR+1। ये हमारे पास जो टर्म है वही हमारा इंडिपेंडेंट है। तो ये आपके पास कैसे निकालोगे 18CR, ये कितना हो जाएगा बेटा √x है ना, ये लिख लेते हैं, इसका पावर कितना हो जाएगा 18 -r और ये कितना होगा -2/√x का पावर कितना होगा बेटा r, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आप, x का पावर से हमें मतलब है, तो ये कितना हो गया 18 - r/2 और ये देखो नीचे से ऊपर वैल्यू जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास, इसका पावर कितना है 1/2 और ये कितना है r, तो कितना हो गया r/2 यानी माइनस का r/2 हो जाएगा। ये वैल्यू आप 0 रख सकते हो। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18 - 2r = 0, तो r की वैल्यू कितना हो गया 9। यहाँ पे r की वैल्यू निकल के आ गई। अब ये r की वैल्यू हमें क्या करना है, इक्वेशन में रखना है। इस इक्वेशन में वैल्यू रखनेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कौन सा जो टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रहा है उसका मान कितना है, यही हमें निकालना है। तो ये होगा 18C9, ये वैल्यू रखेंगे तो x तो आपके पास ऐसे क्लियर हो जाएगा, ये कितना होगा -2 के पावर कितना होगा बेटा 9, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देख सकते हो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 18C9 माइनस में आ जाएगा और 2 के पावर 9, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, आंसर ए सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो आप, ये कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, ए स्पीक ट्रूथ 60%, बी इन 50% ऑफ द केस। मतलब किसी भी डिस्कशन पे अगर बात हो रहा है तो ए जो है उस पर 60% सच बोलता है, बी जो है 50% केसेस में सच बोलता है। द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कंट्राडिक्ट ईच अदर नरेटिंग द सेम इंसिडेंट्स, ठीक है ना। मतलब ये है कि जब उन दोनों को एक ही घटना पे बात करना है तो दोनों एक दूसरे को अपोज करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। देखो बेटा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करते हैं, ये ट्रूथ की निकाल रहे हैं। मतलब ए सच बोले, ए की ट्रूथ बोलने की संख्या प्रोबेबिलिटी कितना होगा 60/100, मतलब अपन कर सकते हैं ये 3/5 आ जाएगा। क्लियर है क्या, 60/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5। और बी का सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा बेटा 1/2, 50% है तो हाफ इसका सच बोलने की है। अब यहाँ पे देखो आप, किसी भी पॉइंट पे ये दोनों एक ही डिस्कशन में चल रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि विरोधाभास उत्पन्न करे। तो विरोधाभास कब हो सकता है कि ए जो है सच बोले
लेकिन बी सच ना बोले, ठीक ना। इसका मतलब हो गया कि ये वाला कंडीशन हो सकता है, या फिर ए जो है वो सच ना बोले और बी सच बोले, तो ये कंडीशन जनरेट हो सकता है। दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो ये वैल्यू आपके पास इसके मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा बेटा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास लिख दिया गया। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच बोलने का कितना है 3/5, बी का सच बोलने का कितना है 1/2, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है डैश, मतलब झूठ बोलने का, तो कितना हो जाएगा 1 - 1/2 ही आएगा। इसका देखो आप, ए का झूठ बोलने का कितना होगा बेटा 3/5 है, तो 1 - 3/5 करेंगे तो कितना आएगा 2/5, और इसका कितना है 1/2। देख सकते हो कि आपके पास नीचे में कितने टर्म आ रहे हैं 10 हो रहे हैं, एलसीएम 10 ले लिए, ऊपर कितने हो गए 3 + 2, तो कितना आ गया 5/10। रिजल्ट कितना है बेटा 1/2। तो आंसर कौन सा सही है, सी वाला सही है, यानी हाफ, मतलब प्रोबेबिलिटी इनकी आ रही है जब दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, द लिस्ट वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। ये आपके पास ट्रिकोनोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इसका लिस्ट वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, न्यूनतम मान निकालना है। तो देखिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चंस दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं 3 sin² थीटा + 4 cos² थीटा। जैसे आपके पास टर्म आ जाए, आपको पूछा जाए मिनिमम वैल्यू निकालो, तो किसी एक में आप ट्रांसफर कर दो। जैसे हमने इसको cos में ही चेंज कर लेते हैं, तो 1 - cos² थीटा + 4 cos² थीटा, ये आप लिख सकते हो ना। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये हो गया 3 - 3 cos², और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास cos² थीटा। अब यहाँ पे ये जानते हैं कि cos² थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा बेटा, स्क्वायर है तो 0 होगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू, जैसे मान लो ये f वैल्यू ले लिए, तो f का मिनिमम वैल्यू कितना है बेटा 3 आएगा, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है, तो आंसर विल बी 3। तो आंसर कितना हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखो आप cos2 थीटा = क्या दिया बेटा sin थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको साइन में चेंज करें तो क्या होगा 1 - 2 sin² थीटा = क्या होगा बेटा sin थीटा। सभी को एक साइड लेके जाते हैं, तो इधर कितना बच जाएगा 0। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास 2 sin² थीटा + sin थीटा -1, यहाँ पे ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू, अगर हम इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा जाए, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 sin² थीटा + 2 sin थीटा -sin थीटा -1। तो अब यहाँ पे देख सकते हो बेटा, यहाँ से इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, 2 sin थीटा हमने कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, ये हो जाएगा sin थीटा +1 बच जाएगा, और इनमें से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो sin थीटा +1 बच गया है ना। तो अब आपके पास फैक्टराइजेशन फॉर्म में आ गया sin थीटा +1, और क्या आ गया 2 sin थीटा -1। अब यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे sin थीटा की दो वैल्यू आई, sin थीटा = -1 और sin थीटा = कितना आएगा बेटा 1/2। यहाँ पे दो वैल्यू आया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि 0 से लेके पाई के बीच में बताना है कि कितना हल होगा। देखो आप कैसे निकालेंगे, हमने ये ग्राफ बना दिए साइन का, ठीक ना। देखो अब ये -1 है, तो ये आपके पास वैल्यू कैसे है, ये -1 वाली लाइन ऐसे जाएगा, तो इस ग्राफ को ये कितने बार कट कर रहा है या टच कर रहा है, एक बार। उसके बाद 1/2, देखो बेटा 1/2 आपके पास इस तरीके से लाइन गया, ये हो गया आपके पास 1/2 वाली लाइन है। तो ये देखो कितने पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया 1, 2 और ये पॉइंट 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे बेटा, ये 3 सोल्यूशन हो जाएंगे। देख सकते हो बहुत ही आपके पास अच्छे क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है, कंसेप्ट क्या लगाया जा रहा है, इसको ध्यान से देखें बेटा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो आप, अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, sin 1x - cos 1x = cos 1 √3/2। इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है sin 1x - cos 1x बराबर, ये वैल्यू लिखा है, इसका डायरेक्ट हम मान लिखते हैं बेटा π/6, क्योंकि cos 1 √3/2 क्या होता है π/6 ही होता है। अब यहाँ पे लिख लिया π/6। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना कि sin 1x + cos 1x बराबर कितना हम लोग पढ़े हैं, ये आइडेंटिटी तो π/2 होता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो cos 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास ये टर्म कैंसिल हो गया, तो कितना आया 2 sin 1x = अब यहाँ से देख सकते हो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2π/3, ठीक है ना 90,
और ये कितना हो गया 30, 120 होगा, तो 2π/3 आपके पास आ गया। ये 2 से हमने 2 कैंसिल कर दिए, तो साइन इनवर्स x इजिकल टू π/3। इसका मतलब x इजिकल टू कितना होगा भाई, साइन π/3। तो यहाँ पे आपके पास साइन π/3, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे बेटा, एक ही सॉल्यूशन जनरेट होगा। साइन इनवर्स आप देख सकते हो कि साइन इनवर्स का जो, यहाँ से देख सकते हो कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। साइन इनवर्स का रेंज जनरली हमारे पास, ये वाला टर्म ना लिखें तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे देखो आप साइन इनवर्स x का जो रेंज है, मैं ग्राफ के थ्रू आपको क्लियर कर देता हूँ। ये आपके पास वैल्यू है ना, ये आपका 1 है, ये आपके पास -1 है, और ये वैल्यू आपके पास π/2 है, और ये वैल्यू आपके पास -π/2 है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास इस तरीके से फॉर्म जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि π/3 कहीं इसी लाइन में आएगा, इसको कितने बार कट करेगा, एक बार। तो ये हो गया यूनिक सोल्यूशन। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने बनेंगे, एक सोल्यूशन बनेगा। क्या दिया हुआ बेटा, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 45 एंड 60 डिग्री देन द रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट साइड्स। सबसे पहले आते हैं कि जो हमारे पास, मान लेते हैं कि जो ट्रायंगल है उसका एंगल ए 45 डिग्री है, एंगल बी जो है वो कितना दिया बेटा 60 डिग्री। तो एंगल सी कितना होगा, 180 में से इसको माइनस कर देंगे, 45 + 60, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल सी हमारे पास 75 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे 75 डिग्री एंगल सी आ रहा है, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा बेटा, 75, सबसे छोटा एंगल कौन सा है, 45। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके करस्पॉन्डिंग साइड, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड सबसे बड़ी होती है, जो एंगल छोटी होती है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड सबसे छोटी होगी। अब यहाँ पे आते हैं बाई साइन रूल। कौन सा रूल, साइन रूल। ये क्या होता है, A/sin A इजिकल टू C/sin C। बी वाले से हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि बड़े वाले एंगल और छोटे वाले एंगल का हमें रेशियो पूछा है। तथा छोटी भुजा और बड़ी भुजा का अनुपात क्या है, मतलब आपको निकालना है A/C। तो इसको आप लिख सकते हो sin A/sin C, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि sin A 45 डिग्री है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको 45 डिग्री है, ये हो जाएगा आपके पास sin 45 डिग्री अपॉन क्या हो गया sin 75 डिग्री। ठीक ना, ये वैल्यू कितना होता है 1/√2, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आप यहाँ पे देख सकते हो 45 की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे देखो आप sin 75 डिग्री है, इसको लिख सकते हैं ना sin 30 + 45, इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, √3 + 1/2√2। आपके पास इस तरह का फॉर्म आपके पास जनरेट हो जाएगा, √3 + 1/2√2। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा √3 + 1/2√2। देखो आपको पूरी तरीके से क्लियर किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2/√3 + 1। अब इसको रेशनलाइज हम लोग कर लेंगे, किससे कर लेंगे, √3 - 1 से, √3 - 1। तो देखो आप ये वैल्यू कितना हो जाएगा, नीचे वाला टर्म ये वैल्यू 2 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देगा, तो √3 - 1 रेशियो कितना आया 1। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है, √3 - 1 रेशियो 1। अ काइट इज फ्लाइंग एट एन inclinations of 60 degree with the horizontal if the length of the thread is 120 degree 120 मीटर दिया हुआ है, then the height of the kite, अपन को पतंग की जो आपके पास डोरी है उसकी लंबाई कितनी दिया हुआ है 120 मीटर। तो हमें पतंग की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी। देखो अब ये आपका पतंग हो गया, ठीक ना। यहाँ पे पतंग आपके पास फ्लाई कर रहा है, जिसका आपके पास एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना दिया हुआ है बेटा, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। हम इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं और इसको C ले लेते हैं। ये वाली लेंथ हमें दिया हुआ है 120 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें निकालना है AB। ये क्या निकालना है, AB। अब ये जानते हो इस एंगल का ये परपेंडिकुलर है, तो हम साइन थीटा ले लेते हैं, यानी साइन 60 इजिकल टू क्या होगा, AB अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, AC हो जाएगा। तो यहाँ से AB की जो मान हो जाएगी वो AC साइन 60 हो जाएगा। तो यहाँ से AC का मान कितना है 120, और साइन 60 कितना होता है √3/2। तो यहाँ से देख सकते हो ये 60 टाइम्स में कट गया, तो 60 √3 इज राइट आंसर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ बेटा, x = -3 + i√3/2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर
देन द वैल्यू ऑफ ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इजिकल टू, इसका मान हमें लोग निकालना है। अब देखो आप क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करना होगा ये हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चंस दिया हुआ, सबसे पहले ये जो डेटा दिया हुआ है इसी का यूटिलाइज करना है। कैसे करेंगे जरा देख सकते हो, देखो आप x इजिकल टू दिया है, इसको हम लिख लिए बेटा, देखो आप -2 -1 प्लस i√3/2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -1 प्लस, ठीक ना, -1 प्लस i√3/2 ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये वैल्यू क्या हो गया, -1 प्लस, ये किसका मान है बेटा, ये है ओमेगा का, ये किसका मान है, ओमेगा का। तो अब यहाँ से देख सकते हो कि x का मान कितना आ गया, ओमेगा -1, ठीक ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा -1 किसका मान आ गया, x का। अब हमें जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, इस क्वेश्चंस में x के जगह पे हमें क्या पुट करना है, ओमेगा -1, ठीक है ना। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम लोग वैल्यू रखते हुए, ये कितना होगा, ओमेगा -1 का होल स्क्वायर, ये देख सकते हो इसके जगह पे ये हो गया 3 ओमेगा -1, यहाँ पे देख सकते हो इसका भी होल स्क्वायर बोल रहा है, इसका भी होल स्क्वायर ले लिया गया, इनटू यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। ये क्या हो गया, ओमेगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा -1 प्लस 1, ठीक ना बेटा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है तो बस ऐसी ब्रैकेट लगा लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा प्लस 1, ठीक है ना। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3 ओमेगा -3, ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर करना है, अब यहाँ पे इंटू कर लिए, ये वैल्यू होल स्क्वायर करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा प्लस 1, और ये वैल्यू कितना हो गया, 3 ओमेगा -3, ठीक है ना। अब प्लस 1 बच रहा है, तो ये +1 हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या बच रहा है, क्या क्या हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। देखो आप, तो यहाँ से देख सकते हो कि ये वैल्यू कितना है, -2 ओमेगा, और ये कितना है बेटा, 3 ओमेगा। तो आप इसे यहाँ से डिफरेंस कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे देखो आप डायरेक्ट हम लिख रहे हैं माइनस ओमेगा, इन दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे तो ये क्या आएगा, ओमेगा आएगा। इसका और इसका डिफरेंस कितना आएगा, ओमेगा आएगा। यहाँ पे क्या बचा, -3, और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए, इनटू। अब यहाँ पे देखो आप, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा। यहाँ इन दोनों के हिसाब से क्या बच रहा है बेटा, ओमेगा, और इन दोनों के हिसाब से क्या बच रहा है, -2, ठीक है ना। यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया होगा। ये देखो दोनों कैंसिल हो गए, ये देखो दोनों टर्म कैंसिल हो गए। -3 का स्क्वायर बेटा कितना होगा, 9, -3 का स्क्वायर -9 हो गया, और यहाँ पे कितना है, -2 इंटू क्या कर लेंगे, -2। तो रिजल्ट कितना आ गया बेटा, -18। तो आंसर कौन सा हो गया, सी, -18। देख सकते हो इतने बड़े क्वेश्चंस को अपन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देख सकते हो ये वैल्यू क्या दिया हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x - log 3a इज इक्वल टू 0 आर रियल, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ a का मिनिमम वैल्यू निकालना है। यदि द्विघात समीकरण x² - 4x - log बेस 3a का वैल्यू 0 है, तो मूल वास्तविक होने पे a का न्यूनतम मान क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 4x - log 3a इज इक्वल टू 0, है ना, बेस 3 दिया हुआ है। तो अगर ये वैल्यू में x का मान क्या है बेटा, x रियल है, x कैसा है, रियल है, मतलब यहाँ पे इसके मूल्य जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, वास्तविक आ रहे हैं। x का जो वैल्यू आ रहा है वो वास्तविक आ रहा है, इसके मूल्य जो आ रहे हैं वो रियल से आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग
टीचिंग प्लान, जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मूल जो है, रूट्स जो है वो रियल है। तो आपके पास रूट्स अगर रियल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, ग्रेटर और इक्वल देन 0। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की बात किया जाए तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, ये ग्रेटर और इक्वल देन क्या होगा बेटा, 0 होगा। यहाँ से देख सकते हो ये हो गया -4 का स्क्वायर 16 हो गया, -4, a 1 है, c कितना है माइनस में ही है, ये हो गया log base 3a, ठीक ना, ग्रेटर और इक्वल देन 0। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि वैल्यू ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 4 log base 3a ग्रेटर और इक्वल देन -16। तो यहाँ से आपके पास log base 3a ग्रेटर और इक्वल देन ये वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, -4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ से a का मान जो हो जाएगा वो ग्रेटर और इक्वल देन जो होगा वो क्या होगा, 3 के पावर -4। 3 के पावर -4 क्या होता है बेटा, a ग्रेटर और इक्वल देन कितना होगा, 1/81, ठीक ना। 3 के पावर -4 कितना हो जाएगा ये। तो आंसर आपके पास कौन सा हो रहा है, बी वाला राइट आंसर है। तो ये हो गया ए का न्यूनतम मान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, इफ वन रूट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स इज -9 देन द फाइंड द अदर 2 रूट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। मतलब ये जो सारणिक दिया हुआ है इसका एक मूल -9 है तो अदर 2 मूल निकालने। तो देखो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या लगा लेते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। कैसा ऑपरेशन लगाए, ये हम लोग देख रहे हैं कि R1 टेंस टू R1 + R2 + R3, ये वैल्यू अगर यूज करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा x + 9, ये भी क्या हो जाएगा x + 9 और ये भी क्या हो जाएगा x + 9। तो ये वैल्यू हो गया 2x 2 7 6 और x, ये वैल्यू आपके पास आया = 0। ये हमें दिया हुआ है। अब इन सभी में क्या देख रहे हो कि x + 9 इनमें कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बच गया 1 1 1, ये हो गया 2x 2 और ये हो गया 7 6x = 0। देखो आप यहाँ से तो हमें क्लियर है कि एक रूट आपके पास क्या मिल रहा है, -9, यहाँ पे दिख ही रहा है। अब अपने को यहाँ पे एक बार और ऑपरेशन यूज किया जाएगा तो और भी आसान बन सकता है। ये क्या हो जाएगा, C2 टेंस टू C2 - C1 और एक लिख लिए C3 टेंस टू C3 - C1। ठीक है बच्चों, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, x + 9, ये हो जाएगा आपके पास 1 2 7, ये हो गया 0 2 - x, ठीक ना। और ये कितना हो गया 6 - 7 -1 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये हो गया x - 7। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये आपके पास वैल्यू हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पे हम लोग को पार्ट जो वैल्यू मिल रहा है 1 के रिगार्डिंग मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 2 - x और क्या मिल रहा है x - 7, है ना। यहाँ से देखो आप R2 में माइनस किए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे वैल्यू देखो 1 - 1 0 होगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा x - 2 6 - 7 -1 आया है। तो ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग यूज कर लेते हैं। ये वैल्यू आया हमारे पास, कितना आ रहा है बेटा, ये वाला आ गया x + 9 बाहर है, अंदर में आया x - 2 और क्या आया x - 7। ये वैल्यू हमारे पास रिजल्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक रूट तो यहाँ पे x = -9 है, ये इन दोनों का इक्वेट करेंगे 0 के, तो x = 2 भी आएगा और 7 भी आएगा। तो हमारे पास जो 2 रूट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि जो 2 रूट्स मिल रहे हैं वो कौन कौन से और 2 रूट्स मिल रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे हमारे पास क्लियर है कि 2 और 7 मिल रहा है, तो आंसर हमारा ए इज राइट। हाँ 14 को देखते हैं बेटा, द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इन प्राकृतिक संख्याओं का प्रसरण क्या होता है।
क्या होता है, ये आपके पास क्लियरली आपको याद होना चाहिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसको इसीलिए हमने रखे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एनडीए एग्जाम के लिए कि n² - 1/12 होता है। ये जरूर फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा, ये आने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रश्न निकालने के लिए। तो इसका आंसर डी हो गया, n² - 1/12। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है बेटा, 0, -1 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 3 आर द 2 अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर, द अदर 2 वर्टाइसेस आर, मतलब किसी भी स्क्वायर जो आपके पास वर्ग दिया हुआ है उसके दो आपके पास शीर्ष दिए हुए हैं, तो 2 शीर्ष जो होंगे वो क्या होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमें 2 शीर्ष दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो 0, -1, ये कहाँ लाइक करेगा बेटा, ये जनरली यहाँ पे लाइक करेगा, ये यहाँ पे लाइक करेगा, और 0, 3 ये कहाँ पे लाइक करेगा, ये यहाँ पे लाइक कर रहा है। इसको मान लो ए मान लिया और इसको मान लो हमने सी मान लिया। दिया है ना एक वर्ग के 2 विपरीत सी, तो ए और सी ले लिए, ये मतलब डायगोनली दिया हुआ है 0, -1, और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारे पास 0, 3, ठीक है ना। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो ये देख सकते हो कि इसका जो मिड पॉइंट आएगा, ये डायगोनल के मिड पॉइंट आएगा, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 0, 1। तो डायगोनल के मिड पॉइंट से ही तो दूसरा डायगोनल जाएगा, परपेंडिकुलर डायगोनल के मिड पॉइंट से दूसरा डायगोनल जाएगा। तो आपके पास ये आपका जो स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना, ये मान लो आपके पास b हो गया और ये आपके पास d हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये तो 1 होगा। उसके बाद इसका भी y कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा, 1 होगा। x कोऑर्डिनेट पे विचार करना है कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देख सकते हो कि ये वाली जो पॉइंट है राइट साइड में लाइक कर रही है और ये वाली पॉइंट कितनी होगी, लेफ्ट साइड में लाइक करेगी। तो ये हो गया आपके पास -2 और ये हो गया आपके पास 2। तो आंसर कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है, सेम आपके पास 2, देखो अब तभी आपके पास इस पॉइंट पे आपके पास वैल्यू जाएगा, क्योंकि ये y एक्सिस है। अगर दोनों अपोजिट साइन के नहीं रहेंगे तो ये आपके पास इसका मिड पॉइंट इस पॉइंट पे नहीं आएगा। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, सी। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द 2 वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर -1, 0 एंड 1, 0 एट इज सर्कम सर्कल क्या होगा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का। तो सबसे पहले इसको भी हम लोग ग्राफिकली ही देख सकते हैं कि कैसे इसका निकालना है वैल्यू। क्या दिया हुआ है बेटा, -1, 0 और 0, 1। ये कहाँ लाइक कर रहा है, ये आपके पास x एक्सिस पे लाइक कर रहा है। तो देख लो कि ये हो गया आपके पास -1, 0 हमने ले लिया और ये पॉइंट हमने ले लिया 1, 0। यहाँ पे आपके पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का 2 वर्टेक्स है। तो आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे, ये आपके पास बन गया। अब यहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट आया, ये आ गया, ये क्या हो गया बेटा, 0, 0 है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये इसका जो अगला पॉइंट होगा, ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना, ठीक है ना। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये तो आपका हो गया कि ये उसका मिड पॉइंट हो गया, यानी ये आपके पास बोल सकते हो कि मीडियन का बेस हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ये अपोजिट वर्टेक्स से। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये कोई एक मान लो पॉइंट हमने ले है ना, ठीक है। ये वाला एंगल कितना हो सकता है बेटा, ये तो 90 है, ठीक ना। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक ना। ये एंगल 60 डिग्री है, तो आपके पास ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये वाला हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं, ये वाली एंगल भी कितनी है, 60 डिग्री है, और ये वाली एंगल कितनी है यहाँ पे, तो ये वाली एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमने O पॉइंट ले लिए। तो देखो आप, ये हो गया आपके पास A, ये हमने B ले लेते हैं और ये पॉइंट C ले लेते हैं। तो एंगल AOB ये कितना होगा, 120 डिग्री। तो एंगल AO यहाँ पे अपन O पॉइंट ले लेते हैं, ठीक ना। हाँ, ये वो लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग C ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, यहाँ पे C ले लेते हैं। सेंटर सरकम सेंटर के अनुसार ये C पॉइंट ले लिया जाए, तो ये आपके पास C हो जाएगा। देखो आप, ये हो गया हमारे पास, मान लो हम इसको क्या ले लें, P ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये P हो गया, ये आपके पास हो जाएगा APO। ये एंगल कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट हमें निकालना है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो आप, ये वाला डिस्टेंस कितना है बेटा, 1 है। तो ये वाला लेंथ जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा, ये सर्कल का क्या होगा, रेडियस के बराबर, यानी AP जो है वो रेडियस है, क्या है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। तो अब यहाँ पे कैसे निकाल लेंगे, साइन, ठीक ना। अगर ये 60 डिग्री है
साइन 60 इजिकल टू क्या होगा बेटा, ये आप देख सकते हो कि ये आपके पास, ठीक ना, ये आपके पास कितना हो गया परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए ओ अपॉन कितना होगा ए पी, हमें क्या निकालना है ए पी निकालना है। तो ए पी इजिकल टू कितना, ए ओ कितना है 1 दिया है अपॉन साइन 60 कितना होगा √3/2। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 2/√3 ये क्या आया बेटा, ये रेडियस आया, ये आपके पास रेडियस आ गया। तो यहाँ पे उसी भी ट्रायंगल में हमने ले लेते हैं tan 60, ठीक ना, यहाँ पे tan थीटा ले लेते हैं। तो tan थीटा तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, तो यहाँ से हमें सेंटर पता चल जाएगा। तो tan 60 डिग्री इजिकल टू कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए ओ अपॉन क्या हो जाएगा ओ पी हो जाएगा, बेस अपने ये ले लिए, ये हो गया √3, ये कितना दिया है बेटा 1, ये कितना हो गया ओ पी। तो ओ पी की मान कितना हो गया 1/√3, ठीक है ना। तो यानी ये पी का जो कोऑर्डिनेट होगा ये कितना हो जाएगा 0,1/√3, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, सर्कल का इक्वेशन। तो सर्कल का हमें सेंटर मिल गया बेटा, सर्कल का हमें रेडियस मिल गया, ए पी की वैल्यू मिल गई, ये कितना है 2/√3। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। देख सकते हो इक्वेशन कैसे आपके पास आ जाएगा, सर्कल का इक्वेशन x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1/√3 का स्क्वायर इजिकल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है बेटा 2/√3, यानी कितना होगा 4/4/3 आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है। तो आंसर हमारा बी जो है, देख सकते हो कि ये हमारा बी कितना है, यही हमारा मैच कर रहा है। x माइनस 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई माइनस 1/√3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/√3 का स्क्वायर बराबर 4/3। तो आंसर ए वाला हमारा करेक्ट मैच कर रहा है, तो ये आंसर हमारा सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, वेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन है। ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। तीनों क्या है बेटा यूनिट वेक्टर है। और यहाँ पे दिया हुआ है, देखो आप, ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बराबर ही है बी वेक्टर के, ये बराबर ही है सी वेक्टर, मतलब ये यूनिट वेक्टर है। तो अब यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर, मतलब मॉड का स्क्वायर है। तो अपने को ये बताना है कि इसकी जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है इसकी मैग्नीट्यूड की। तो जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि इसका जो स्क्वायर होगा बेटा ये कितना होगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर, ठीक ना, माइनस कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे बात करेंगे तो मॉड ए मॉड बी। यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि इन दोनों के बीच मान लो एंगल कितना हो रहा है θ1 ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो ये मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर, ये कितना होगा 2 मॉड ए मॉड बी और सी है, ठीक ना। तो यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं बी, यहाँ पे cos θ2 लिख सकते हो बेटा। यहाँ पे हो गया सी और ए के बीच है तो मॉड सी का स्क्वायर प्लस मॉड ए का स्क्वायर माइनस 2c और मॉड ए, यहाँ पे cos θ3 ले लेते हैं। ये हमारे पास कंडीशन आया। जैसे कि ये यूनिट वेक्टर है तो इन सभी का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो टोटल मिला के ये θ1 पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है, अगर हम लोग ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो इन तीनों के बीच का मान लो एंगल कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 120 डिग्री बनेगा, ठीक ना। मान लो ये तीनों वैल्यू कितना है बराबर बराबर 120 120 और 120 बना रहा होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा बेटा। तो 1/2 कैंसिल, cos 120 कितना होता है -1/2, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपके पास जो रिजल्ट होगा कितना होगा, ये 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक ना। और यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आ जाएगा 3 हो जाएगा, यानी टोटल मिला के आपके पास आंसर कितने हो जाएंगे 9। फर्स्ट वाला 3, सेकेंड वाला 3, थर्ड वाला 3, तो टोटल वैल्यू कितने हो जाएंगे 9। कब हो सकते हैं, जब थीटा मतलब θ1 θ2 और θ3 तीनों बराबर हैं और इनका मान कितना हो 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले आते हैं क्वेश्चंस का, 2 प्लेन दिया हुआ है ये और ये, इनके परपेंडिकुलर प्लेन का देखना है क्या हो जाएगा 2 -2 और 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये i ले लेते हैं, ये j ले लेते हैं और ये k कंपोनेंट ले लिए। यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया -1 और ये हो गया 2। देखो आप बेटा ये i निकालते हो, इसके नॉर्मल का निकालना है, इन दोनों प्लेन के नॉर्मल कितना हो जाएगा ये हो गया आपके पास -4 + 1 -j, ये हो गया आपके पास 4 - 1
प्लस के निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा -2 और ये कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप, ये हो जाएगा आपके पास -2 ये हो गया और ये वैल्यू प्लस का 2 हो गया। तो यहाँ से देख सकते हैं ये कितना हो गया -3i कैप, यहाँ पे कितना हो जाएगा -3j कैप और ये कितना होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया तो 0k कैप आ रहा है। ठीक है ना। तो प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो क्या बन जाएगा, प्लेन का इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं -3x -3y। ठीक है ना, z तो है नहीं यहाँ पे, तो अपने यहाँ पे लिख लेते हैं इजिकल टू डी। ये प्लेन जो है वो कहाँ से पास करिए बेटा, इस पॉइंट से पास करिए। तो इस पॉइंट को इसमें रखते हैं, कितना होगा -3 इंटू कितना हो गया 1, ये होगा -3 इंटू -2 बराबर डी। तो यहाँ से देख सकते हो ये -3 + 6 इजिकल टू डी आया। तो डी का मान कितना हो गया, डी का मान 3 हो गया। तो प्लेन का इक्वेशन कितना हो गया, प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हो वैल्यू रखते हैं तो कितना हो गया -3x -3y इजिकल टू 3 लेके कॉमन करके इसको हटा लेते हैं तो x + y + 1 इजिकल टू 0। ये आपके पास प्लेन का इक्वेशन है। अब ये जो प्लेन है ये कहाँ से अपने को देखना है, ये पॉइंट से देखना है कि 1, 2 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को देखो आप 1, 2 जो लिखा है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो 1 + 2 + 1। ठीक है ना, अपॉन कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया 4/√2 हो गया। तो ये वैल्यू इसको कैंसिल करेगा 2√2 टाइम्स में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला करेक्ट आंसर है। फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन्स निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा कि ये जो आपके पास रूट्स के अंदर वैल्यू जो दिया हुआ है ये कैसा आना चाहिए, ये रियल नंबर आना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास गिवन कंडीशन जो हो गया 5x - x² 4 की जो वैल्यू है ग्रेटर और इक्वल देन 0 आनी चाहिए। तो 5x - x² 4 ग्रेटर और इक्वल देन क्या हो जाएगा बेटा 10 के पावर 0। तो ये आपके पास 5x - x² ग्रेटर और इक्वल देन 4 का पावर 1 हो गया। अगर माइनस इसमें से कॉमन किया जाए तो x² - 5x, ठीक ना, लेस और इक्वल देन -4 हो जाएगा। तो ये हो गया x² - 5x + 4 लेस और इक्वल देन 0। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x - 1 और x - 4 लेस और इक्वल देन 0। तो x यहाँ से बिलोंग किया 1 से लेके 4 के बीच। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से लेके 4 के बीच में जो आपके पास ये वाली वैल्यू है, यानी आपके पास 5x - x² 4 ये ग्रेटर देन है कि नहीं है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। तो आप यहाँ से वैल्यू डाल के देख सकते हो कि वैल्यू कितना आ रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो x² - 5x लेस देन क्या हो जाएगा 0। तो x - 5 लेस देन 0 हो गया। तो ये वैल्यू बोल रहा है कि आपको कहाँ से कहाँ लेना है, 0 और 5 के बीच लेना है, और ये वैल्यू 0 और 5 के बीच का ही है। इसका मतलब 1 से लेकर 4 इज अ राइट आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है mod x - 4, ठीक है ना, 4x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर को। तो आपको निकालना है लिमिट, देखो आप कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 3 - f ऑफ x, मतलब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। कौन सा लिमिट निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये 3 के लिए वैल्यू क्या देगा बेटा, ये 3 मतलब यहाँ पे 3 से छोटा वैल्यू रखते हैं, जस्ट लाइक देख सकते हो कि 3 से लेस वैल्यू के लिए क्या वैल्यू देगा -1 प्लस, अगर यहाँ पे 3 वैल्यू रखते हैं तो ये क्या देगा 1। तो रिजल्ट कितना हो गया बेटा 0। तो आंसर यहाँ पे आया सी। तो इसका आंसर क्या है, सी है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन 0 से 2π। सभी में देख रहे हैं यहाँ पे कितना दिया है, 2x दिया है, यहाँ भी 2x दिया है, 3x दिया है। तो x की वैल्यू 0 से π/2 में कौन सा, देखो आप 10x की वैल्यू कैसा होता है 0 से π/2 में, 10 की बात करेंगे तो 10 यहाँ पे ऐसे इंक्रीज करता है। तो ये तो होगा नहीं, हमें डिक्रीजिंग पूछा है, हास मान पूछा है, तो ये फंक्शन है नहीं। cos 2x का देखते हैं, तो देखो आप cos 2x, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, 0 से π/2 है ना। तो 2x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी बेटा, ये बिलोंग करेगी आपके पास 0 से लेके π, यानी 0 से लेके π में अगर हम cos 2x की बात करेंगे तो cos 2x की मान कैसा होता है, यही होता है ना, ये हो गया आपके पास 0 और ये हो गया आपके पास π। तो देख सकते हो कि जो cos x की वैल्यू है 0 से π के बीच में डिक्रीज कर रहा है। तो आंसर कौन सा हो गया, cos 2x। 22 में क्या दिया हुआ बेटा कि ये dx/√x
साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है और हमें ये बताना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है जो जी एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं, कैसे निकलेगा, ये हो गया आपके पास इस तरह का क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो आप साइन क्यूब लिखा है, तो अगर हम इसमें से साइन 4, देखो ध्यान से थोड़ा सा इसको मैं साइन 4 एक्स लिख लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा आपके पास dx, इसको अगर बाहर लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और अंडर रूट कितना हो गया कॉट एक्स। अब यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पार्ट सभी को अपन ऊपर लेके जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा कॉट एक्स का पावर कितना हो गया -1/2 और ये कितना हो गया कोसेक स्क्वायर, ठीक ना, इंटू dx। अब यहाँ पे देखो आप कि इसका डिफरेंशिएशन ये वाला है क्या, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर हम यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहाँ भी माइनस का कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉट एक्स का पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितना होगा -2, ये कितनी हो गई रूट कॉट एक्स, ठीक ना, ये 2 पर चला जाएगा तो -2 रूट कॉट एक्स प्लस सी। अब इसी वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो -2 अपॉन रूट 10x। तो आंसर कौन सा सही है बेटा, बी वाला करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है, x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। x कैसा है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास 0 से 11 के बीच में हमें इसका इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे देखो आप 0 से लेके 11, ये आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx कैसे करेंगे, तो थोड़ा मैं इसको बताता हूँ। 0 से लेके 1, 0 से 1 तक इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। फिर आपके पास 1 से लेके 2 करोगे तो 1 dx आएगा। इसी तरीके से आप आगे भी बढ़ते चलोगे, यहाँ अगला टर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से लेके 3 तक आपके पास 2 dx आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 dx, तो प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ पे लास्ट टर्म जो है हमारे पास कहाँ तक लेना बेटा 10 से लेके 11, तो यहाँ पे कितना होगा 10 dx आ जाएगा। क्लियर है ना। तो अपन क्या देख रहे हैं कि इसमें आपके पास कितना आएगा 1, दूसरे में कितना आएगा 2, इस तरीके से हमें कितना तक लेना है 10 तक जाएगा टर्म। तो ये 10 टर्म का सम कितना होगा 10 × 11 अपॉन कितना होगा 2, तो कितना आ जाएगा 55। तो आंसर हमारा हो गया डी 23 क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इंटीजर पॉइंट पे ये ब्रेक होता है, तो जहाँ ब्रेकिंग पॉइंट है वहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बेटा, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा कैलकुलस का ही क्वेश्चन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो dy/dx इजिकल टू दिया है e⁻y + x प्लस e⁻y - x। कैसे अप्रोच करेंगे, दोनों में हम लोग सेपरेबल वेरिएबल वाली कहानी तो यूज करना है, पहले एक साथ कर लेते हैं। e⁻y हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा e⁻x प्लस e⁻− x, ऐसा कुछ बचेगा। तो अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल वाला आपके पास टर्म यूज कर लेना है। तो ये वाला टर्म इधर आएगा तो e⁻−y dy हो जाएगा, और ये होगा e⁻x प्लस e⁻− x इंटू dx हो गया, ठीक है ना। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा माइनस e⁻−y e⁻x माइनस e⁻−x प्लस c। तो अब यहाँ से अगर हम लोग माइनस उधर भेज दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा e⁻−y बराबर कितना होगा e⁻−x और माइनस e⁻x प्लस c1, ये वाला टर्म हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से चेक कर सकते हो कि हमारा कौन सा वैल्यू मैच कर रहा है। तो आंसर हमारा देखो आप बी वाला मैच कर रहा है e⁻−y बराबर e⁻−x माइनस e⁻x। तो बी इज द राइट आंसर। देखे आप बेटा ये क्या दिया हुआ है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y² बराबर 16x। y² इजिकल टू कितना लिखा है 16x और y इजिकल टू x, mx लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो आप y² इजिकल टू 16x कुछ इस तरीके से बनेगा, y² इजिकल टू 16x, ये हमने लिख लिया y² इजिकल टू 16x। ये पैराबोला बना y इजिकल टू mx। मान लो आपके पास ये पार्ट ऐसे जा रहा है, हो सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है ना, ये हैशिंग पार्ट निकालना है। तो अगर हमें ये पता हो जाए कि ये वाली पॉइंट हमें, ये तो पता है कि ये 0 से जा रही है, तो ये 0 पे कट कर रहा होगा, ये पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे रख के। तो ये कितना हो जाएगा m² x² माइनस 16x इजिकल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो x, तो ये हो गया m² x माइनस 16 इजिकल टू कितना है 0। तो यहाँ से देख सकते हो x इजिकल टू 0 आ सकता है, या x इजिकल टू कितना हो गया 16/m²।
तो यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट आया, एक तो ये 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक ये कर रहा है 16/m² पे, ठीक है ना। तो अब हमें इंटीग्रेट करना है, इस एरिया को निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, ये 0 से लेके हम लोग 16/m² ले सकते हैं। ये वाला वैल्यू क्या है, y², यानी ये हो जाएगा आपके पास √16x, ठीक ना। या y का मान निकाल सकते हैं। दूसरे वाले में क्या दिया है बेटा, y = mx, तो इसको माइनस कर लिए, -mx × dx। क्लियर है क्या। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग रखते हैं, क्या आएगा, थोड़ा इसको आप डिटेल में देख सकते हो। इसकी वैल्यू हम लोग रखा जाए तो ये क्या आ रहा है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो गया 4x के पावर कितना हो जाएगा 3/2/3/2, ठीक है ना। और ये कितना हो गया mx²/2। अब यहाँ पे लिमिट रखते हैं, 0 से कितना रखना है 16/m², ठीक है ना। अब ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखते हो तो वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, ये टोटल मिला के आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो 8/3 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू ये वाला रखते हैं, कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा, वैल्यू रखने के बाद आपके आ जाएगा 16, यानी 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। नीचे में वैल्यू कितना हो जाएगा, m³ हो जाएगा। देखो आप 16 यानी वैल्यू रखते हैं 4 का स्क्वायर, यानी ये क्यू हो जाएगा, माइनस ये वैल्यू अगर इसमें रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, m से m तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे m³ आएगा। नीचे में कितना है 2 लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 8 × 16 अपॉन कितना हो गया m³ आया, ठीक है ना। तो टोटल मिला के अगर हम लोग ये वैल्यू कॉमन ले लें 8 × 16 अपॉन कितना होगा 3m³, यही वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू किसके बराबर है, इसका एरिया कितना दिया है 2/3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया 2/3। 3 से 3 कट गया, ये 2 से इसको काटेगा कितने बार में बेटा 4, तो ये कितना हो गया 64 = m³। तो m का मान कितना आ गया 4, तो m का मान यहाँ से निकल के आया 4, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। आंसर कौन सा हो गया, बी। तो ये हमारा टोटल 25 क्वेश्चंस का कलेक्शन था। सभी क्वेश्चंस आपके अलग अलग लेवल्स के थे, अलग अलग चैप्टर्स से थे, अलग अलग इम्पोर्टेंस कंसेप्ट पे थे। तो सभी क्वेश्चंस को आपको 1 बाय 1 सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है, और उसी कंसेप्ट को आपको अपने अपने डिफरेंट क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है कि कैसे हम लोगों ने सीखे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।